चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले काल आपण सॅलरी डिफाईन केली होती। इथे सॅलरी डिटेलमध्ये गेलं तर सॅलरी डिफाईन आपल्याला करता येते। त्यामध्ये थोडंसं 1-2 मिनिटासाठी आपण बघूया। इफेक्ट फ्रॉम 1 एप्रिल प्रत्येक हेड आपण इथे कॉपी करून घेतलं। ज्याला जे रेट्स असतील ते इथे एकदा डिफाईन केलेले आहेत। ऋतुजा कन्व्हेन्शन रेट टाकलेले आहेत। इथे ओव्हरटाईमचा रेट आपल्याला टाकायला पाहिजे होता। ऋतुजा पुराणिक 80 रुपये पर आवर्स। तेजश्री ऑफिस स्टाफ आहे, त्याच्यामुळे ओव्हरटाईमचं फील्ड्स इथे नाही दिलं आपण। ओव्हरटाईम इज नॉट ॲप्लिकेबल टू द तेजश्री। यानंतर आपण एक अटेंडन्स व्हाउचर फिलअप केलं बघा। ट्रान्झॅक्शनमध्ये जाऊन पेरोल व्हाउचर, याच्यामध्ये F2 प्रेस केला आपण 31 मे आणि इथे एक अटेंडन्स व्हाउचर आपण फिलअप केला। अटेंडन्स व्हाउचर फिलअप करताना हे बघा अशा पद्धतीने ते फिलअप केलं। 31 मे अटेंडन्स तेजश्री गायकवाड। तर डेज प्रेझेंट डेज 31 डेज, ज्या डेजची आपल्याला सॅलरी द्यायची आहे ते। ऋतुजा पुराणिक 28 डेज। किशोर सर 28 दिवसाची सॅलरी यांना दिली जाणार आहे। त्यानंतर आपल्याकडे ओव्हरटाईमचा जो काही डेटा आलेला आहे तो आपण आपल्या एम्प्लॉईला सेट केलेला आहे। त्यासाठी एक अटेंडन्स व्हाउचर ॲड केलं त्यामध्ये डिस्प्ले डे बुकमध्ये सुद्धा हे व्हाउचर्स आपल्याला मिळतील। इथे ऋतुजा फक्त ओव्हरटाईम ॲप्लिकेबल आहे, तर 30 आवर्स तिला ओव्हरटाईम आपण देतोय। ॲक्च्युली वर्क तिने 15 आवर्स केलं असणार आहे, कारण 15 आवर्सला डबल केल्यानंतर 30 आवर्सचा आपण ओव्हरटाईम तिला देतोय। या महिन्याचं अटेंडन्स शीट फिट केल्यानंतर पुन्हा एकदा सॅलरी कशी बनवायची ती मी करून दाखवतोय। अटेंडन्स इथे टाकलेला आहे। आता मला सॅलरी बनवायची आहे। इथे पेरोल व्हाउचरमध्ये जाणार मी। कंट्रोल F4 ही कीज आपल्याला प्रेस करायची आहे। हे केल्यानंतर पुन्हा इथे Alt E किंवा पेरोल ऑटोफिल नावाचं एक ऑप्शन आहे। इथे क्लिक केल्यानंतर सध्या तुम्हाला ESIC कंट्रीब्युशनची लिस्ट प्रिपेअर करायची का, नेशनल पेंशन स्कीम का, PFचं कंट्रीब्यूशन का सैलरी। सबसे पहले तो हमें सैलरी प्रिपेयर करना होती है, तो उसको हम प्रिपेयर करेंगे।
कब से कब तक, फ्रॉम ब्लैंक फॉर बिगिनिंग 1 मई से लेके 31 मई तक, क्योंकि हमने कैलेंडर मंथ चुना है फॉर द पीरियड के लिए, इसीलिए वो मंथ का पीरियड लिया जा रहा है। ऑल एम्प्लॉय की सैलरी हमें बनानी है, इसीलिए ऑल आइटम्स हमने चुन लिया है। सॉर्टेड बाय, यहाँ आपको एम्प्लॉयज़ नंबर के हिसाब से उसको सॉर्ट करना है। इस यहाँ याद रख लो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है एम्प्लॉय नेम चुनेंगे तो ये गलत हो सकता है। ये एम्प्लॉय नंबर के हिसाब से उसको सॉर्टिंग लेवल हमें देनी है। यहाँ फ़िलहाल तो हम कैश नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मंथ एंड को सिर्फ सैलरी बना के हम रखेंगे, रेडी करके रखेंगे, और जब देंगे अगले मंथ में 7 तारीख 6 तारीख को, तो तब उसका प्रिंट आउट ले लेंगे और सैलरी पे करेंगे। अब देखो यहाँ सैलरी पेबल को आपको सिलेक्ट करना होगा, तो अब देख लो यहाँ जितने भी हेड अटेंडेंस पर निर्भर है वो सभी के सभी हेड पर कैलकुलेशन हो चुका है। जैसा कि वो लेके देखो, बेसिक सैलरी कैलकुलेट हो चुका है, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, लोकल कन्वेंस, इंसेंटिव नहीं मिला है, ओवर टाइम कैलकुलेट हो चुका है ऋतुजा के लिए। कल ये हुआ नहीं था, देखो जाते जाते मुझे समझ में आया था, लेकिन आज मैंने उसको चेक किया है क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि हमने पर आवर्स रेट नहीं डाला था, इसीलिए 30 आवर्स तो डाल चुके थे हमने, बट रेट नहीं होने की वजह से यहाँ कैलकुलेशन नहीं हुआ था। तो अब ऋतुजा को 2400 ओवर टाइम मिलने वाला है। देन प्रोफेशनल टैक्स भी अभी कट चुका है 200 रुपीज़, बिकॉज ऑफ ये सैलरी 20,000 से आगे जा चुकी है, इसीलिए। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये भी अमाउंट यहाँ आई है, लेकिन एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू ईएसआईसी यह कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं हुई। देखो इसका वजह यह है कि आउट ऑफ ईएसआईसी उसकी सैलरी गई है। आउट ऑफ ईएसआईसी मतलब जब किसी एम्प्लॉय की सैलरी मोर देन 15,000 हो जाती है तो अपने आप टैली उसको ईएसआईसी के बाहर कर देता है। इसीलिए इस महीने में, मतलब यहाँ से आगे, हम तो यहाँ से आगे इस एम्प्लॉय का ईएसआईसी डिडक्ट नहीं होगा, और ऑटोमेटिकली जब से ईएसआईसी का अमाउंट डिडक्ट नहीं होता है तो उसको मेडिकल की सुविधा भी अपने आप बंद हो जाती है। तो ये तो सिस्टम है, उसी सिस्टम के हिसाब से जब आप देखो हम क्या करेंगे, जुलाई से मान लो कि इस महीने से ये जो लोग हैं जिसका एम्प्लॉय ईएसआईसी कैलकुलेट नहीं हुआ है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। इसके आगे हमने और एक पेरोल का वाउचर पास किया था। देखो डेट तो हमने 31 मई ही रखी है। फिर से हमें पेरोल ऑटोफिल पर क्लिक करना है और यहाँ यूज़र डिफाइन वैल्यू जितने भी हेड थे जिसमें यूज़र ओवर डिफाइन के हिसाब से हमें फिगर डालनी थी, उस हेड्स को सिर्फ हमें अमाउंट भरने के लिए अलाउड करना है स्क्रीन पर। ऑल आइटम्स, यहाँ फिर से आपको एम्प्लॉयज़ नंबर के हिसाब से उसको सॉर्ट करना है। अभी भी हम सैलरी पेएबल ही रखना चाहते हैं। तो अब देखो बोनस की फिगर आपको यहाँ डालनी है। मान लो ऋतुजा का बोनस का जो स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट बन चुका है और हमारे पास आया है, वहाँ पर जितनी भी अमाउंट लिखी हुई है वो अमाउंट हमें यहाँ फिलअप करनी है। जैसा कि ऋतुजा पुराने ये जो एम्प्लॉय है इसका बोनस लिस्ट में नाम है और उसमें मान लो 2500 बोनस का फिगर आ चुकी है। उसके बाद तेजश्री का फिगर बोनस का आया है
3500। उसके बाद ये जो एम्प्लॉय है मैनेजर किशोर कोतवाल, इनका भी फिगर आ चुका है 4500। फिर हमने दूसरी लिस्ट लिया है, आगे भी कुछ एम्प्लॉय शायद, और एक एम्प्लॉय है या कोई नहीं है। फिर हमने कैंटीन की लिस्ट हाथ में लिया है और उस पर देख देख के हमें फिगर फिलअप करना है। ऋतुजा पुरानी, उसका नाम ढूंढ लिया है हमने, तो कैंटीन की फिगर हमने वहाँ पता चली है 650। फिर आगे चल के तेजस्वी गायकवाड़ का भी 550, और यहाँ देखो किशोर कोतवाल, इनका भी हम कैंटीन का यदि यहाँ नाम है और कैंटीन में भी लिस्ट में नाम आ चुका है तो इसका भी हम फिगर डिडक्ट कर सकते हैं। कॉम्पेंसेशन, यहाँ कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं है, 0 मानकर चलो, ये कभी कभी डिडक्ट होने वाला हेड है। उसके बाद दूसरी लिस्ट है एम्प्लॉई सोसाइटी, सोसाइटी से लिस्ट आ चुकी है तो उस पर भी ऋतुजा का नाम आ चुका है और वहाँ 500 डिडक्ट करने के लिए उन्होंने हमको कहा है। LIC प्रीमियम के लिस्ट के तहत हमें इस पर से 400 रुपीज़ डिडक्ट करना है। IT का जो कैलकुलेशन करने वाला आदमी है उनसे 600 का लिस्ट में नाम है। सैलरी एडवांस उन्होंने कुछ नहीं लिया है। सोसाइटी हो सकता है तेजश्री ने कभी लिया नहीं है और तो डिडक्शन में नाम भी नहीं है। LIC तो 650 का डिडक्शन है। TDS हो सकता है इनका 800 पर मंथ, या तो इस महीने में 800 रुपीज़ डिडक्ट करना है। सैलरी एडवांस के लिए भी कैशियर से जो लिस्ट आई उनसे तेजस्वी का नाम है और उसमें ऑलरेडी लिख कर आए कि 1000 रुपीज़ सैलरी एडवांस डिडक्ट करना है। तो आप देखो यहाँ किशोर सर का TDS से ये 6000 रुपये डिडक्शन करना है। सैलरी एडवांस उन्होंने लिया है 15,000 20,000, उसमें से 5000 रुपये डिडक्ट करना है। इस तरीके से सभी के सभी जितने भी यूज़र डिफाइन के फील्ड से लिस्ट, जो लिस्ट आएंगे उसके हिसाब से हमें यहाँ फिगर फिलअप करने, उतना वर्क तो करना ही होगा। देखो बाकी 70-80% जितने भी हेड है उसका कैलकुलेशन अपने आप हो चुका है। हमारी 80% मेहनत बच चुकी है, सिर्फ 20% मेहनत तो हमें करनी होगी। ये फिगर डालने के अलावा कोई भी उसके लिए ऑप्शन नहीं है दूसरा। तो अब ये फिगर भी उस सैलरी शीट में जाके ऐड हो जाएगी अपने आप। तो अब ये हो गई सैलरी कंप्लीट। अब देखो कल मैंने यहाँ एक रिपोर्ट भी दिखाया था आपको, पेरोल स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन में पेरोल रिपोर्ट। यहाँ देखो पे स्लिप, यहाँ तो एजुकेशनल लाइसेंस होने की वजह से हम सिर्फ पे स्लिप देख सकते हैं। मल्टीपल पे स्लिप में सभी के सभी लोगों का एक के पीछे एक ऐसा पे स्लिप क्रिएट होता है, जनरेट होता है, और हम कंटिन्यू स्टेशनरी के हिसाब से उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो उसके लिए लाइसेंस कॉपी होनी चाहिए। या सिंगल पे स्लिप हम देख सकते हैं किसी भी आदमी का। फॉर एग्जांपल के तौर पर किशोर सर का हम पे स्लिप देख सकते हैं। और यहाँ 2 कॉलम होते हैं पूरा, एक तो अर्निंग का, दूसरा है डिडक्शन का। अमाउंट कॉलम 2 होते, ग्रॉस सैलरी मतलब यहाँ पूरा अटेंडेंस होता है तो कितना ही सैलरी मिलती थी ये किशोर सर को, लेकिन अटेंडेंस कम होने की वजह से एक्चुअल कैलकुलेशन इस कॉलम में लिखा गया है, मतलब यहाँ वो डिस्प्ले हो चुका है। यही भी डिडक्शन साइड को भी वही हुआ है कि देखो एक्चुअल यदि
फुल अटेंडेंस होता तो ये फिगर हो जाती थी, मतलब यहाँ फुल अटेंडेंस होता तो 40,900 रुपीज़ सैलरी उनको मिल जाती थी। बट 2 दिन का उनकी एब्सेंटी है तो 36,255 रुपीज़ उनकी सैलरी हो रही है। तो मतलब देखो 4,000 रुपये, कम से कम 4,000 रुपीज़ उनका 2 दिन के वजह से कम हो चुका है। तो ये मैथमेटिकल यहाँ पूरा टैली ने दिया है। यहाँ देखो आपको Alt P करना है और जो फील्ड चाहिए, यहाँ देखो कॉन्फ़िगरेशन आप पहले से मैं बता चुका हूँ, तो प्रिंट के लिए कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है। जो कॉलम चाहिए उसको आपको यस करना है, जो नहीं चाहिए उसको ऑफ करना है। तो यहाँ देखो मैं नो करता हूँ, जैसा कि सैलरी शीट की हाइट आपको कितनी चाहिए तो आप यहाँ कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब हम छोटी छोटी स्लिप प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो ये देखो इंच के हिसाब से उसकी हाइट 10 इंच आपने आप दिया है, 7.50 इंच उसकी विड्थ दिया है। तो आप इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मान लो जैसा कि इसका हाइट 80 हो जाएगी और 6.5 मतलब 6.5 ये मार्जिन के हिसाब से। शो वर्टिकल पे स्लिप, वर्टिकल भी आप देख सकते हैं। जैसा देखो एक साइड को पे हेड दिया था और आगे के साइड में डिडक्शन हेड दिया था। तो फिलहाल तो हम वाइड वाइज देखेंगे, बाद में वर्टिकल देख सकते हैं अगले टाइम। शो एम्प्लॉय डिटेल, ये तो होना ही चाहिए स्लिप पर। शो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हर महीने में पे स्लिप में देने की, तो हम इसको निकाल देते हैं प्रिंट में से। शो अटेंडेंस प्रोडक्शन डिटेल, ये होना चाहिए। घर पे यदि वो सैलरी स्लिप दिखाएगा तो घर के लोगों को भी पता चलेगा कि कितना दिन एक्चुअल अटेंडेंस है, कितनी छुट्टी लिया है, व्हाटएवर जो भी है। शो अटेंडेंस प्रोडक्शन ग्रुप, इसका भी शायद ज़रूरी नहीं है लेकिन रख लेते हैं। डिस्प्ले प्रोडक्शन टाइप इन टेल यूनिट, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। शो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि एम्प्लॉयर का जो है वो एम्प्लॉयर मतलब कंपनी, हम जितना भी कंट्रीब्यूशन है PF ESIC का डायरेक्टली जाके भरने वाले, इस स्लिप में उसका कोई जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंट बेस करेंसी सिंबल फॉर टोटल, या तो यस रखना होगा। शो ईयर टू डेट वैल्यू, इसकी ज़रूरत नहीं है। ग्रॉस सैलरी ये तो होना ही चाहिए। फॉर डिडक्शन आल्सो, ये भी होना चाहिए। रिमूव जीरो वैल्यू एंट्रीज, ये भी यहाँ आप नो भी कर सकते हैं, यस भी रख सकते हैं। बाकी जो है शो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी यस होना चाहिए और शो पे स्लिप मैसेज, ये भी यस होना चाहिए। देखो इस तरीके से पे स्लिप का प्रिंट आउट बनने वाला है। देखो अब हम कल जो देखा था उससे पे स्लिप बहुत छोटी बन चुकी है, आपको लग रहा होगा स्क्रीन पर। ये देखो कितना पेज नीचे है, 29 इंच तक बहुत छोटी स्लिप यहाँ बन चुकी है, मतलब प्रिंट होने वाली है। तो इस तरीके से हम हर एक एम्प्लॉय को पे स्लिप प्रिंट आउट करके देना होता है और इस तरीके से हम प्रिंट लेंगे। तो यहाँ 36,255 रुपीज़ कैश उसके पैकेट में हमें भरनी होगी, या तो 36,255 का चेक उनको बनवा के देना होगा, तो सैलरी पे हो जाएगी। तो चलो ये तो स्लिप हम बनाई है, प्रिंट भी निकाली है। अब देखते हैं कि उसका सीट कैसा बनता है। सीट प्रिंट आउट लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखो यहाँ पे सीट क्रिएट होता है, जैसा हमने एक्सेल में बनवाया है उसी तरीके से हेड वाइज एम्प्लॉय का नेम, उसको बेसिक कितना मिला है, DA कितना कैलकुलेट हो चुका है, इस तरीके से सीट हम देखने जा रहे हैं। इसको भी मैं ऑल आइटम करता हूँ और इस तरीके से नेम ऑफ द एम्प्लॉय, उसका बेसिक कितना कैलकुलेशन हुआ है, बोनस कितना मिलने वाला है, DA
HRA इंसेंटिव देखो यहाँ वर्कआउट नहीं हुआ है। कन्वेंस किशोर सर को अलाउड नहीं है क्योंकि उनको सैलरी बहुत दे चुके हैं हम लोग, उनका कन्वेंस उनके खुद के सैलरी में से वो करने वाले हैं। ओवर टाइम उनको एप्लीकेबल नहीं है। जैसा जैसा हमने जो जो हेड डिफाइन किया है उस तरीके से अपने आप कैलकुलेशन हो चुका है। देखो कॉम्पेंसेशन भी जिसका हमने डाला है उसका डिडक्शन होगा, जिसको नहीं डाला है उसका नहीं होने वाला। आगे चल के ESIC देखो, यहाँ कोई भी एम्प्लॉय अभी ESIC के अंदर नहीं रहे क्योंकि हर एक का बेसिक ही 15,000 से अलग है, ज़्यादा हो चुका है। यहाँ देखो टोटल अर्निंग हर एक का कम से कम 30,000 से आगे चला जाया है, तो अपने वो ESIC से आउट ऑफ हो चुके हैं, आउट ऑफ ESIC। तो इनका जो मेडिकल का जितना भी खर्चा ये तीनों के तीनों लोगों ने अपने सैलरी में से करने हैं, मतलब कोई हॉस्पिटल का क्लेम उनको नहीं मिलेगा। एम्प्लॉय की जो सोसाइटी है उनसे डिडक्शन की लिस्ट आई थी, तो लिस्ट में जिसका नाम था उनका डिडक्शन हमने किया है ऋतुजा का। आगे LIC से जो लिस्ट आई थी उस लिस्ट के तहत हमने ऋतुजा, तेजश्री इनका जितना भी डिडक्शन वो डाल चुका है और वो डिडक्शन हुआ भी है। आगे चल के प्रोफेशन टैक्स का देखो हर एक का 200 रुपीज़ कट चुका है, मतलब 600 रुपीज़ हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा। सैलरी एडवांस कैशियर से जो लिस्ट आई थी उन्होंने भी टोटल करके दिया है और हमने जिस उसको नाम था उसके सामने हमने फिगर डाली थी, उसकी टोटल 6000 बनी थी और हमारी टैली में भी 6000 अमाउंट बन चुकी है, तो ये भी सही है। TDS का भी टोटल कितना TDS काटने के लिए कहा था तो उतना 7400, ये मैच करके लेना है जब आप सैलरी प्रिंट लेंगे तब। उससे पहले हर एक लिस्ट में जितनी समअप होके आई है तो वो मैच करके लेना है और तब भी प्रिंट आउट लेना है। उसके बाद टोटल डिडक्शंस इतना होने वाला है 26,015 रुपीज़। और यदि आज के डेट में हमने ये बना के रखनी है फाइनल, तो हमें प्रोविज़न करनी होगी 90,795, मतलब आगे आने वाले जो नेक्स्ट वीक होगा, नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट वीक, उसमें 90,000 की प्रोविज़न करनी है। तो चलो ये भी प्रिंट आउट हम ले लेंगे, यहाँ अल्ट P करेंगे। यहाँ देखो इस तरीके से हम प्रिंट आउट ले सकते हैं। इंक्रीज लाइन हाइट ऑफ सिग्नेचर स्टैम्प, इसको यस करना है। रबर अपना पोस्टल स्टैम्प हमें चिपकाना होता है, उसके लिए साइन करना है। तो इस हिसाब से हमें ये देखो इस तरीके से उसको स्टैम्प लगा के सिग्नेचर लेने के लिए से 2 पार्ट में प्रिंट होगा। यहाँ पेज डाउन कर देता हूँ मैं, ये लास्ट पार्ट होगा और एक पार्ट बन रहा है 3rd और एक पार्ट 4th। तो यहाँ मेरे पास प्रिंटिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, तो बाद में देखेंगे जब हम ऑफिस में आएंगे तब प्रैक्टिकली, क्योंकि इसका पेज वाइड करना होगा, बहुत सारे ऑप्शंस है, तो उस हिसाब से वो प्रिंटिंग ले सकते हैं। तो अब तो सैलरी प्रिंट भी हो चुकी है। मान लो कि अभी जून चल रहा है, आज 7 तारीख है, आज हमें सैलरी देनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा। इसके पहले तो हम सीधा करते थे सैलरी अकाउंट डेबिट क्रेडिट कैश अकाउंट, बट अभी पेरोल में ये नहीं चलेगा, इस तरीके से एंट्री नहीं होगी, आपको अलग करना होगा आपको। तो कोई है बंदा बता सकता है कि कैसी एंट्री होगी। आज 7 तारीख है, हमें सैलरी की एंट्री करनी है 90,000 जितना भी अमाउंट आया था ना
तो उतना हमने सैलरी के लिए बैंक में से पैसे उठाकर लाए हैं, हर एक का पैकेट बनवाया है। पैकेट में हमने उतने जिसका जितना अमाउंट है उतने रकम भी भरी है और एक स्लिप भी प्रिंट आउट करके उस पैकेट में डाल दिया है। तो अब तो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये तो होगा फिजिकल टास्क, बराबर। अकाउंट में करना क्या है, क्योंकि कैश तो हमने उठा कर लाई है, उसकी एंट्री बनेगी। 1 लाख रुपीज़ कैश उठा कर लाया है, उसमें से 90,000 हम सैलरी फिलअप कर दिया है पैकेट में। अभी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो उतनी 90,000 कैश चली जाएंगी, तो उसके लिए एंट्री करनी होगी। तो कौन सा वाउचर टाइप होगा और किसको डेबिट जाएगा, किसको क्रेडिट जाएगा, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ाया है, ऐसा नहीं कोई नई बात बता रहा हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं। कोई लॉगिन है क्या कुछ? प्राची, सौरभ आप है, हैंड रेज कर रहे आप, मैं देख चुका हूँ। शीला मैडम, कल्याणी लेफ्ट द मीटिंग। कांचन मैडम, कोणी आहे का नाही बॅच मध्ये? कांचन मॅडम आहे, सॅलरी द्यायची आपल्याला। कोणता वाउचर टाइप येईल? अर्चना, सर पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर, बराबर। अब एंट्री क्या होगी अभी, किसको डेबिट किसको क्रेडिट होगी? अब हमें किसको डेबिट करना होगा, कौन से लेजर अकाउंट का, और किसको क्रेडिट करना होगा? वैष्णवी, इतना कोई बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान है। जो लोग हमें, देखो जर्नल वाउचर में बता चुका हूँ आपको, जर्नल वाउचर टाइप, उसको याद कर लो। किशोर सर, प्राची से ज़्यादा होप्स रखते हैं, चलो प्राची कहेंगे।
प्राची मुझे सुन सकती है? हेलो? प्राची? अच्छा, टाइप करके आंसर दिया है क्या आपने? अच्छा, यस, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल। देखो प्राची, आधा पार्ट तो सही बताया आपने, लेकिन आधा पार्ट मतलब गलत तो हुआ ही हुआ है। पूरा पूरा के पूरा पार्ट गलत हुआ है। और सोच लो फटाफट, थोड़ा माइक ऑन करके भी बात कर लो, अनम्यूट कर लो। आज शायद प्राची का आवाज नहीं चल रहा है। सांगते सर, विचार करून सांगते म्हणजे उद्या का? ठीक है, ओके। कम से कम उधर से रिप्लाई तो देते चलो फटाफट, हम है वहाँ, ज्वाइन है और पूरी तरह से अच्छी तरह से सुन रहे हैं। कम से कम उतना तो कर सकते हैं। कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया मतलब क्या, मैं आगे जाके क्या करूं? वैष्णवी, अर्चना, कल्याणी, कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा है आपसे। पता नहीं चल रहा है लॉगिन करके कहाँ चले गए आप लोग। किशोर सर से भी कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। चेक मत करो। सोच रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये देखो, अब मैं अकाउंटिंग वाउचर में चला जाता हूँ। अब अकाउंटिंग वाउचर का काम बचा है। पेरोल वाउचर का काम हो चुका है, हमने सैलरी बना के रख चुका है, ऑलरेडी बना के रख दिया है। अब पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे, F2 प्रेस करते हैं, यहाँ 7 जून डाल देते है कि नहीं? मैंने 7 तो कहा है बट 7 नहीं मैं लिखूंगा, लिख नहीं सकता। 2 जून में डाल रहा हूँ पेमेंट। यहाँ देखो, मुझे सैलरी पेएबल अकाउंट को डेबिट करना होगा। यहाँ देखो अपने आप 90,795 इतना क्रेडिट अमाउंट जनरेट हुआ है सैलरी पेएबल के लिए नेक्स्ट मंथ में, फर्स्ट वीक में। क्योंकि हम उस मंथ के अंत में इतना प्रोविज़न करके रखा है सैलरी पेएबल के लिए 90,795, ये हमें नेक्स्ट मंथ में देना है। तो इसलिए यहाँ क्रेडिट ऑलरेडी जनरेट हुआ है। तो ये पूरे की पूरी सैलरी हमें पैकेट में भरनी है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 9795, ये गलत हुआ है, 9795। यहाँ देखो, यहाँ एक काम करना होगा। यहाँ मुझे जो है ना, हर एक की नेट सैलरी यहाँ कहीं तो भी, मतलब उस ऑफिस में तो आपके पास प्रिंट आउट होगा, यहाँ मुझे कम से कम लिख के रखना होगा हर एक की नेट सैलरी। तो उसके लिए फिर से मैं देखो ये रिपोर्ट में चला जाऊँगा, डिस्प्ले पेरोल रिपोर्ट। इसमें देखो पे शीट, ऑल आइटम्स में सैलरी क्यों नहीं दिखाई दे रही पता है? यहाँ आपको पीरियड में जाना होगा, 1 मई से 31 मई, यही पीरियड सिलेक्ट करना होगा, तो ही आप लिस्ट देख सकेंगे, स्टेटमेंट देख सकेंगे या तो रिपोर्ट। अब देखो मुझे लिख के रखना है, किशोर सर को मुझे नेट पे देना होगा
36,255 और ऋतुजा को मुझे देना है 27,140 और तेजस्वी को मुझे देना है 27,400 रुपीज़ और ये तीनों मिला के 90,795 की कैश की प्रोविज़न हमने कर चुके हैं और आज मुझे इतना कैश हमें देना है। तो चलो अब पहले एक सैलरी तो देते हैं, फिर से हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, F2 प्रेस कर लेते हैं। 2 जून मतलब 7 जून है मेरे लिए। यहाँ सैलरी पेबल में डेबिट कर देता हूँ 90,795। अब देखो किशोर सर का नाम आ रहा है, यदि स्पेस बार आप प्रेस करेंगे तो जिस हिसाब से आप बांटना चाहते हैं उस हिसाब से भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ किशोर सर, तो किशोर सर की सैलरी रहती है 36,255। बाद में आपने फिर से स्पेस बार प्रेस करना है, यहाँ ऋतुजा को सिलेक्ट करना है 27,140, फिर से लास्ट जो बता है तेजश्री, अपने आप यहाँ 27,400 इतना फिगर आई है। तो इसको ऐसा इस तरीके से और क्रेडिट कैश कर लो। कितना सुंदर है, देखो बहुत आसान है। और सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मई, अब देखो अपने आप कैश माइनस हो चुकी है। हमारे पास 1 लाख रुपीज़ था, 1 लाख रुपीज़ हमने बैंक में से उठाया है, तो कैश बैलेंस 1 लाख रुपीज़ था। यहाँ देखो, यहाँ हमने एंट्री नहीं किया है इसलिए वो रेड में आ चुका है। प्राची आप समझ में आ गया? हो सर। आता याच्यामध्ये सध्या ह्या महिन्यात ऋतुजा समजा प्रेझेंटच होत नाही आहे, ही सॅलरी न्यायलाच येणार नाही, तर हे आपण पेंडिंग ठेवू शकतो। हे दोघांचीच फिगर टाकून टोटल करून पेमेंट करू शकतो। ही कॅश 27,140 आपल्या कॅशबुकमध्ये वापरू शकतो आपण तोपर्यंत। असंही एक सिस्टम आहे, वेगवेगळे सिस्टम आहे। काही लोक सॅलरीची फिगर डेफिनेटली पैकेट में भर के पैक करके सूटकेस में रख के रख देते हैं ताकि वो कब भी आ जाए उनका पैसा उनको मिलेगा। यदि कैश बुक में यूज़ किया तो हो सकता है जिस दिन वो लड़की या एम्प्लॉय आ जाएंगे तब कैश बैलेंस नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये दोनों तीनों बहुत सारे चांसेस रहते हैं, अलग अलग सिस्टम मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ तो मैंने बिल्कुल सीधा और आसान तरीका बताया है। जितनी सैलरी हमने प्रोविज़न किया था 90,795, सबका पैकेट भर के रख लो। आज क्या सब लोग आएंगे पैकेट लेके जाएंगे ये बात नहीं है, लेकिन पैकेट भर के हमने सूटकेस में रख दिया मतलब सैलरी हो चुकी है, कैश में से पैसे निकल कर बाहर माइनस हो चुके हैं, तो एंट्री हम पास कर दिया है। जिस दिन वो आएगा पैकेट लेके जाएगा, सीट पर सिग्नेचर करेगा। हो सकता है 2-4 दिन बाद आएगा, ऐसा तो कोई करता नहीं। सैलरी के दिन तो बहुत राइट टाइम आ जाते लोग, है ना, फटाफट आंसर भी देते हैं। तो इस तरीके से। आता काही डाऊट आहे? काही खरं नाही। आता बघा आपल्याला कॅन्टीन वाल्याचे पैसे द्यायचे। इथे बघा 1,600 रुपये क्रेडिट जनरेट झालेलं आहे त्याचं। मगाशी आपण लिस्ट पण मॅच करून घेतलेली आहे। आता इथे मी 9 तारखेला याचे 1,600 रुपये देऊन टाकू, तो कॅन्टीनवाला आलाय, माझा चेक देऊन टाका, कारण ऑलरेडी लोकांच्या पगारातून त्याची रक्कम आपण कपात करून घेतलेली आहे। इथे क्रेडिट बैलेंस दिसतो, इट मीन्स वी हैव टू पे दैट अमाउंट। सो हम उसको 1,600 रुपीज़ देने वाले हैं। कैश में दे देंगे या तो चेक में दे देंगे। फिलहाल मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है तो मैं कैश में पेमेंट करने वाला हूँ। तो यहाँ अभी इंडिविजुअल जाना है पेमेंट के लिए, या तो फिर से गड़बड़ है।
अब थोड़ा इंडिविजुअल फिगर फिर से वो लिस्ट के हिसाब से यहाँ टाइप करनी है मुझे, उधर देख देख के। सैलरी शीट वैसा भी सैलरी शीट आपके सामने होगा, इस हिसाब से यहाँ किस किस का कितना अमाउंट डिडक्ट किया है उसको हर एक के सामने लिख के उसको माइनस करना है। तो देख लेते ये भी कैसा करना है। कहाँ पर से मिलेगा वो लिस्ट? ये डिटेल कहाँ से मिलेगा आपको? कैंटीन के कितने अमाउंट कौन से एम्प्लॉय की कितनी डिडक्ट हुई है? राइट, डिस्प्लेस में जाएंगे, पेरोल रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पे शीट में आपको मिलेगा। यहाँ देखो फिर से हम देख नहीं पाते हैं, पीरियड चेंज करना होगा। राइट, एब्सोल्युटली राइट। या कौन सा पीरियड देना होगा? मई महीने के, हाँ मई का पीरियड आपको देना होगा, क्योंकि मई में ये लायबिलिटी जनरेट किया है हमने। तो ये देखो कैंटीन 400, 650, 550। वैसे तो एक बार इसका प्रिंट आउट ले लिया सैलरी शीट का तो ये कॉपी आपके सामने रहेगी, है ना तेजश्री? तो हर एक का चेक देते समय ये स्टेटमेंट सामने रहेगा, तो फटाफट आप एंट्री पास कर सकते हैं। अब यहाँ हमें एक एक का देखना पड़ रहा है, हम प्रिंट आउट नहीं ले सकते, इसीलिए इस सोसाइटी का और देखो 500 रुपीज़ है ऋतुजा का, ये 400 और 650 थोड़ा याद रख लो। पीटी का 200 के हिसाब से। हाँ, एक तो भी कम से कम मैं करवा के दिखा रहा हूँ, बाकी आप कर लो। किसका पेमेंट करने जा रहे थे हम लोग? कैंटीन का 1600। यहाँ एक एक को हम सिलेक्ट करेंगे। किशोर सर का था 400 रुपीज़, उसके बाद ऋतुजा का था 650 और तेजश्री का था 550। या हम यदि कैश देते तो कैश को सिलेक्ट करना है, चेक देते तो बैंक को सिलेक्ट करना है। ये देखो, अब LIC का यदि है तो LIC प्रीमियम देखो 1050। इसमें किसका है पता नहीं, इस पर से तो नहीं पता चलता। किसी का तो भी 650 है, किशोर सर का नहीं है शायद, और ऋतुजा का 500 है और तेजश्री का 550 ऐसा समथिंग है। यहाँ मैं उधर वहाँ आपको गलती नहीं करनी, इस तरीके से ये सब पेमेंट आपको करना है। कांचन मैडम करते हैं? इथे बघा पेरोल स्टॅट्युटरी इन्फॉर्मेशन आहे, इन्कम टॅक्स स्लॅब्स याची गरज नाही, रिपोर्ट पेरोल रिपोर्ट। इथे बघा प्रोव्हिडंट फंड, गडबड तो होणारच आहे इथं। ये
इथं आपण रिपोर्ट प्रिंट आउट नाही घेऊ शकत, कारण हे मधल्या डेट इथे चालत नाही एज्युकेशनल कॉपी असल्यामुळे. नाही तर हे संपूर्ण रिपोर्ट आपल्याला प्रिंट आउट घेता येतील. बहुतेक मंथली स्टेटमेंट ट्राई कर देते हैं. 1 मई से लेके 31 मई तक ऑल आइटम अकाउंट नंबर के एम्प्लॉय नंबर के हिसाब से नेम होंगे. तो ये देखो, ये मिला है. देखो ये किसका है? पीएफ का स्टेटमेंट. कोणाचं किती पीएफ कटिंग झालं त्याचं स्टेटमेंट इथे मिळालं एम्प्लॉईचं. इथे बघा, एम्प्लॉईज कंट्रीब्युशन टू पीएफ 2129, तेजश्रीचा 2400, किशोर सरांचा 4336, 8865. हे खूप सुंदर आहे या सगळ्या गोष्टी. ते ई चलन पण भरता येतं. आता घरी बसूनच आपण पीएफचं चलन भरू शकतो. इन्शुरन्सचं बघूया. मंथली स्टेटमेंट घेऊ शकतो इथे. 9/1/5 ते 31/5 ऑल आइटम एम्प्लॉई नंबर के हिसाब से. हे बघा, काही चालं नाही. 1/5 ते कसं काही नाही आलं. इन्शुरन्स, हां ESIC का, सॉरी, इन्शुरन्स कुणाचंच कटिंग झालं नाही बघा, सगळे आउट ऑफ ESIC, त्याच्यामुळे नाव आलं नाही. PT बघूया. कॉम्पिटिशन रिटर्न, इथे स्टेटमेंट घेऊ शकतो आपण. प्रोफेशन टॅक्स इथे नो प्रिंट करा. 1/5 ते 31/5 करा. ऑल आयटम नंबर, हे बघा, याचं पण हे सगळे स्टेटमेंट प्रिंट करायचे आणि त्यानुसार आपल्याला बँकेमध्ये जाऊन पैसे भरायचे. नॅशनल पेन्शन स्कीम, ANP से सबस्क्रायबर कंट्रीब्युशन डिटेल. ऑल आयटम इथे काही मिळणार नाही. इथे पण पिरियड देऊन बघतो मी, कदाचित मिळू शकेल. काहीच नाही, शक्यता होतीच. नॅशनल पेन्शन स्कीम, त्याच्यामध्ये आपण अमाऊंटच टाकलेली नाही. एम्प्लॉई आणि एम्प्लॉयर हे दोन्ही पण, त्याच्यामुळे येणार नाही. ते पुढचे आपण उद्या परवाच्या क्लासमध्ये बघूया. ते ग्रॅच्युटी आपण कवरच केलेली नाही. इन्कम टॅक्सचं सॅलरी प्रोजेक्शन्स येऊ शकतं. हे बघा, यांचं हे खूप सुंदर दिलं बघा. आता साधारण किती इन्कम टॅक्स वर्कआउट होने वाला है. जून, जुलै, ऑगस्ट प्रोजेक्शन रिपोर्ट. ये प्रोजेक्शन है, सही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में कितना अटेंडेंस रहेगा उस पर निर्भर करेगा. मतलब इसी तरीके से यदि सैलरी होती है ये ऋतुजा का, तो साल में 1,67,742 इतना बेसिक दिया जाएगा. मतलब साल में उनको 2,95,169 उतना उनका ग्रॉस सैलरी हो जाएगी. डिडक्शन इतना हो जाएगा पीएफ का 20,000, कुल मिला के 22,000. इस तरीके से ये वर्किंग सिर्फ इनकम टैक्स के लिए, आईटी के लिए वर्किंग किया गया है. ये बहुत ही अच्छे रिपोर्ट जनरेट होते हैं इधर. बहुत सारे रिपोर्ट है. पीएफ का ऑलरेडी हम देख चुके हैं. तर आज आपण इथेच थांबूया.